पिछले दिन हम लोग जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट पर चर्चा प्रारंभ किए थे और उसमें बताया था कि सर्वप्रथम ये जो जेंडर है, ये जेंडर पर हम लोग को फोकस डालनी है, फिर इसके बाद रिलीजन और कास्ट पर। तो अपना जो समाज है भारतवर्ष में, खास करके ऐसा समाज जिसमें पुरुषों की प्रधानता होती है, ऐसा समाज जिसमें पुरुषों की प्रधानता होती है। आप लोगों ने देखा है यहाँ पर पार्टियर्सल जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के रूप में जाना जाता है, अर्थात जहां पर पुरुष ही मुखिया के रूप में, प्रधान के रूप में कार्य करता है, इसे कहा जाता है पुरुष सत्तात्मक समाज। जिसमें पुरुष की प्रधानता होती है, ऐसे समाज को पुरुष सत्तात्मक समाज के रूप में जाना जाता है। यानी पुरुष की ही प्रधानता होती है विभिन्न प्रकार के कार्यों में, निर्णय लेने में। अब अपने ही समाज का मैं उदाहरण लेना चाहूँगा कि जब किसी से कोई महत्वपूर्ण बात के बारे में पूछना चाहते हैं, संयोग ऐसा होता है कि घर का, परिवार का मुखिया नहीं होते, सामान्यतः पिताजी मुखिया होते हैं, ऐसा देखा जाता है। तो वैसी स्थिति में घर में जो माताएं होती हैं, तो वो छोटा सा कार्य के लिए भी यह कह देती हैं कि अच्छा आते हैं, घर के जो मुखिया होते हैं, पिताजी होते हैं, वो आते हैं, उनसे बात मैं कहूंगी, उस पर निर्णय लिया जाएगा। मतलब women have no capacity to take decision about generally any type of matters. Only the people, only the male who is the chief, who is the prime, to take decision about almost all matters. So it is very strategic thing in this society. यानी छोटे से कार्य के लिए भी, छोटा सा निर्णय के लिए भी घर की जो माता होती है, उन्हें यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि अच्छा आते हैं, घर के मुखिया आते हैं, इनके पिताजी आते हैं, तो इस पर विचार होगा। यद्यपि वह भी यदि चाहे तो निर्णय ले सकती हैं और सही निर्णय ले सकती हैं, किंतु यदि ऐसा किया जाता है तो घर के जो मुखिया होते हैं, घर के जो पिता होते हैं, सामान्यतया महिला के द्वारा लिए गए निर्णय से वो नाखुश हो जाते हैं या असंतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता ऐसी है, वो इस प्रकार का हर कार्य को वह स्वयं के स्तर पर निर्णय लेने का अधिकार रखते हैं, जो इस समाज के लिए एक प्रश्न चिन्ह है। अर्थात वैसा समाज, जिस समाज में लिंग के आधार पर, स्त्री पुरुष के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। यानी पुरुष है और वह बहुत ज्यादा सक्षम नहीं भी है, दूसरी ओर महिला है,
वह बहुत काबिल है, बहुत समझदार है, तो भी पुरुष को ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार होता है। महिलाओं को इस प्रकार के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। यानी इस प्रकार का विभेद क्यों किया गया? तो वह है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर इस प्रकार का विभेद किया जाता है, जो किसी भी देश की व्यवस्था के लिए वह उचित नहीं है। हम भारत का ही उदाहरण लें, यहां पर लगभग 1/3% जो है पॉपुलेशन महिलाओं की है, स्त्रियों की है, स्त्री जाति की है, और उतनी ही आबादी पुरुषों की है। 50% मेल और 49% फीमेल। लगभग इस प्रकार का रेशियो है। अब कल्पना कर सकते हैं कि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में 49.5% जो आबादी है, इसको मेल डोमिनेटेड सोसाइटी इग्नोर करके चलता है, नजरअंदाज कर देता है, इसके महत्व को नहीं प्राथमिकता दी जाती है, नहीं प्रश्रय दिया जाता है, जो किसी भी देश के लिए अशुभ है। और महिलाओं का जो विकास होना चाहिए वह अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण पहले तो ऐसा था, यदि हम इसके इतिहास को देखते हैं तो ऐसी भी चर्चा की गई है कि महिलाओं को पढ़ने लिखने विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है, पुरुष ही सब कुछ है, इसलिए उनको पढ़ना लिखना चाहिए। किंतु बाद के कालखंड में मानव सभ्यता के विकास और मानसिकता के विकसित होने के कारण धीरे धीरे फीमेल समुदायों में भी शिक्षा का रुझान बढ़ा, उसके अधिकार कर्तव्य के बारे में भी जानकारी मिली, दी गई। किंतु आज भी महिलाओं की जो समाज में भागीदारी है वो बेहद निराशाजनक है। उसका कारण है सामान्यतः उनके माता पिता। मैं परिवार से ही शुरू करता हूं कि जब घर में बेटा जन्म लेता है तो घी के दिए जलाए जाते हैं, बेटियां जन्म लेती हैं तो लगता है कि विपत्ति का अथाह सागर सामने आ गया। तो इस प्रकार का विभेद शुरू हो जाता है परिवार से, माता पिता से, फिर समाज से, फिर राष्ट्र से। तो इस प्रकार का विभेद करना सर्वथा अनुचित है। और जब बेटियां जन्म लेती हैं तो उनको प्रारंभ से ही घर परिवार के सदस्यों के द्वारा बार बार इस बात के लिए विवश कर दिया जाता है कि भाई तुम तो बेटी हो। एक ही बात को बार बार बोल बोल कर स्त्री समुदाय में इस प्रकार की मानसिकता को व्यक्त कर दिया जाता है कि चूंकि नारी है, चूंकि बेटियां हैं, चूंकि स्त्री है, इसीलिए उसको दायरे में रहना और
प्रधान समाज को जो जी में आए, जितने भी प्रकार का अधिकार हो उसके उपयोग के लिए केवल पुरुष हो, महिला नहीं। तो ये विडंबना है। तो सर्वप्रथम मैं पिछले दिन जब जस्ट प्रारंभ ही किया था तब मैंने कहा था, आप सबको ज्ञात होगा कि अपनों ने लूटा गैरों में क्या दम था। गलत नहीं कहा। महिलाओं के दयनीय स्थिति होने के कारण, महिलाओं की उचित भागीदारी न होने के कारण, उनका अधिक से अधिक विकास नहीं होने के कारण में पुरुष प्रधान समाज तो है कारण, किंतु महिलाओं का भी इसमें हमारी समझ से कम कारण नहीं है। क्योंकि महिला समझती है हम तो नारी हैं, तो हमको अबला बन के रहना है, हमको पुरुषों के द्वारा जो हावी हो जाता है विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं पर, उसको सहन करना है। यही से इसकी कमजोरी प्रारंभ हो जाती है। यदि महिलाओं में इस प्रकार का भाव जगे, स्त्री समुदायों में, नारी समुदायों में, स्त्रीलिंग में इस प्रकार का भाव जगे कि हमको भी पुरुषों की ही बराबर का अधिकार है, बराबर की का अवसर मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में उनके मन मस्तिष्क में हीन भावना आएगी ही नहीं। यदि मैं कुछ उदाहरण को प्रस्तुत करूं, घर का कार्य हो, विभिन्न ऑफिस वगैरह का कार्य हो, या अन्य क्षेत्रों में भी पुरुषों और महिलाओं का जब कार्यों के घंटों का जब अवलोकन किया जाता है तो ऐसा पता चलता है कि पुरुष की अपेक्षा महिलाओं का कार्य का समय अधिक होता है। दूसरा, पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को घर के चार दीवारी में ही कार्य करना, खाना बनाना, चौका बर्तन करना, कपड़े साफ करना, बच्चों का केयर करना, इतना के लिए ही पर्याप्त मान लिया जाता है। और पुरुष यदि है तो बाहर का कार्य करेंगे, किंतु ऐसा नहीं है। पुरुष भी घर का कार्य बखूबी कर सकता है और महिलाएं भी बाहर का कार्य बखूबी कर सकती हैं। ऐसा खास करके मध्यम वर्गीय परिवार में देखने को मिलता है कि महिला यदि बाहर में किसी ऑफिस में काम करती है, विद्यालय में काम करती है, यूनिवर्सिटी में काम करती है, तो उनका भी बेहतर परफॉर्मेंस रहता है, उनको इनकम का वो स्रोत बन जाता है। फिर पुरुष भी बड़े बड़े होटलों में या ऐसे जगहों पर जो खाना बनाने का कार्य करता है तो उसको उसके बदले में आय की प्राप्ति होती है। भाव यह है कि कार्य चाहे वह खाना बनाने का हो या ऑफिस में काम करने का हो या अन्य प्रकार के क्रियाकलाप हो, सबों में पुरुषों का और महिलाओं का की दक्षता होती है, भागीदारी होती है। हाँ, अंतर इतना ही होता है कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के कार्य के महत्व को स्थान नहीं दिया जाता है, जो गलत है। जबकि इस लिंग के आधार पर जो पुरुष और महिलाओं के बीच में विभेद किया जाता है, इसको दूर करने की आवश्यकता है। आजकल नेता लोग भी
बहुत अच्छा अच्छा भाषण देता है कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए। अब नारियां भी सचेत हो रही हैं, पढ़ लिख रही हैं, वो भी अपने अधिकार कर्तव्य को जान रही है, संविधान में क्या प्रावधान है इसको जान रही है। अब महिलाओं की भी एक यूं कहेंगे जिसको हम लोग कहते हैं नारीवादी, यानी महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने के लिए, महिलाओं को समाज में बराबर का सम्मान के लिए, कार्य का अवसर समान रूप से मिलने के लिए इस प्रकार का आंदोलन अब नारी समुदायों के द्वारा किया जा रहा है। महिला जागरूक हो रही हैं और यही कारण है कि आज अब धीरे धीरे, अभी भी बेहद निराशाजनक है किंतु अब धीरे धीरे महिलाएं भी विभिन्न क्षेत्रों में प्रखर हो रही हैं, सशक्त हो रही हैं और समाज के निर्माण में, राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। इसको और भी अधिक आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आपको जानकर बेहद दुखी आप होंगे कि आज भी जो पार्लियामेंट में महिलाओं का प्रतिनिधित्व की बात है तो आज भी महज 5 से 6% ही महिलाएं पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, यानी लोकसभा और राज्यसभा में इसका प्रतिनिधित्व है। कल्पना करें 49-49.5% इसकी आबादी है, जबकि इसका आज के डेट में जो शेयर पुरुषों के द्वारा दिया गया है वह 5 से 6% है। कल्पना कीजिए कि कितना निराशाजनक यह अंश है इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में। तो इसीलिए इसको तो यदि बराबर की बात हो तो निश्चित रूप से 50-50% करके होना चाहिए। नहीं तो मुझे याद है कि अब तो वो नहीं रही, निधन हो गया। सुषमा स्वराज जी ने पार्लियामेंट में इस प्रकार की सशक्त आवाज उठाई थी कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं का प्रतिनिधित्व के लिए कम से कम महिला आरक्षण विधेयक एक प्रस्तुत की थी, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि 1/3% जो है वह महिलाओं को उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उसके लिए स्थान आरक्षित रहना चाहिए लोकसभा और राज्यसभा में भी। किंतु पुरुष प्रधान समाज को शायद यह अच्छा न लगा। लोकसभा में तो पारित कर दिया गया, किंतु राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के कारण अंततः यह आज भी अधर में पड़ा हुआ महिला आरक्षण विधेयक। सरकार को चाहिए, सरकार ही नहीं सभी पक्ष के, सभी पार्टी के नेताओं को चाहिए कि कम से कम 1/3 स्थान रिजर्व रखना चाहिए, महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ताकि महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, उनकी बराबर की हिस्सेदारी में इन लोगों का प्रतिनिधित्व हो। नियम कानून बनाने में भी इन लोगों की सक्रिय सहभागिता हो, इसके लिए यह बेहद आवश्यक है। किंतु फिर वही बात कि इतना % तो घट जाएगा सीट, तो फिर पुरुषों को कम मौका मिलेगा, तो ये पुरुष प्रधान समाज को आज भी नहीं भाता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इसको भी पारित करना चाहिए और महिलाओं का भी स्थान रिजर्व रख देना चाहिए, ताकि उसका अधिक से अधिक और विकास हो, उसकी दयनीय स्थिति नहीं हो। जबकि आप जानते हैं महिलाओं का इतना महत्वपूर्ण रोल है, एक आदर्श नारी के रूप में प्रत्येक जगह देखेंगे कि हर क्षेत्र में उनका इतना इंपॉर्टेंस है कि वी कैन नॉट इग्नोर टू द इंपॉर्टेंस ऑफ women's side in any society or the country. We all male dominated society should think over it, what will be better for the
welfare, the improvement of female side, it is a matter of thinking for a male-dominated society. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक आदर्श नारी के रूप में क्या क्या स्थान है कि टेलीविजन सीरियल बनाने वाले में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। फिर उसी प्रकार से है आपको दर्शक में भी, पुरुष कहीं घर से बाहर काम के लिए जाते हैं तो टेलीविजन देखने में भी दर्शक गृह के रूप में भी इनका रोल महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद जो ब्यूटिफिकेशन की बात होती है, विश्व सुंदरी, देश सुंदरी, तो इसमें भी फैशन एक सफल नारी के रूप में सामने आती है। फिर उसके बाद सोसाइटी के लिए इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। इस ख्याल से भी एक आदर्श नारी का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस हो जाता है। आदर्श गृह, हाउस वाइफ, कुशल गृहिणी के रूप में भी ये जानी जाती है, इसलिए इसके इंपॉर्टेंस को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सास, भाभी, सास ससुर के लिए भी एक नारी का आदर्श स्थान होता है, रोल होता है। फिर उसके बाद एक दुल्हन के रूप में, आदर्श दुल्हन के रूप में समाज के लिए वह प्रस्तुत होती है। फिर इसके बाद यानी एक आदर्श बहू के रूप में नारी आती है। फिर आप देखते हैं कि जहाँ पर ऐसे बहुत से उद्योग धंधे हैं या ऑफिस है जो एम्प्लॉयर में के लिए मेल के साथ काम करने का कार्य करते हैं, तो वहाँ भी इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। फिर एक आदर्श एम्प्लॉय जो होती है वो नारी के रूप में होती है। तो इस प्रकार से एक आदर्श नारी के रूप में यदि हम देखते हैं, फैशन डिजाइनिंग की बात है, उसमें भी फैशन इंडस्ट्री में भी एक आदर्श नारी के रूप में नारी का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। इन तमाम यदि हम तथ्यों पर नजर चिंतन करें, विचार करें, तो लगता है कि वास्तव में महिलाओं का अनदेखी करना सर्वथा अनुचित है। उसका अधिक से अधिक उसका भी विकास होना चाहिए और उसको भी अधिक से अधिक महत्व मिलना चाहिए। तो देश का जो विकास है अभी की तुलना में, यदि महिलाओं का भी पुरुषों के समान उचित भागीदारी हो जाए, उसके लिए स्थान रिजर्व कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से देश का विकास, समाज का विकास, राष्ट्र का विकास और भी तीव्र गति से होगा। और महिलाओं में जो इस प्रकार की भावना जागृत कर दी जाती है पुरुष प्रधान समाज द्वारा, इसको भी मिटाने में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में माना जाएगा। तो आज इतना ही, शेष हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे रिलीजन पर। आप लोग इसको पढ़कर आएंगे। धन्यवाद।